सीएनबीसी आवाज की इस खास मुहिम पहला कदम में आपका स्वागत है। सीएनबीसी आवाज 10 साल पूरे कर रहा है और अब हमने ये जिम्मेदारी उठाई है कि हम देश के कोने कोने में जाएं और बचत, निवेश, फाइनेंस के जो बहुत सारे मुद्दे हमें और आपको इम्पैक्ट करते हैं उन पर एक चर्चा शुरू की जाए। न सिर्फ बड़े महानगरों में बल्कि छोटे शहरों में भी जाने की हमारी कोशिश है और कोशिश है कि वहां पर भी ये बातें सामने निकल कर आए, जिससे आपको मिले वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा। और इसी मुहिम में हम पहुंचे हैं आज गाजियाबाद IAMR, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पर बच्चे मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं। तो इन युवाओं की क्या एस्पिरेशंस हैं, उसको कैसे अचीव किया जा सकता है, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे आज। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वे टू वेल्थ के आलोक रंजन। बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, यहाँ पर MBA स्टूडेंट्स हैं, वो अगले 1-2 साल में कमाई शुरू करेंगे। तो सवाल अब ये है कि जो निवेश का एक बेसिक शुरुआत है वो कैसे की जानी चाहिए। आलोक बताइए आप। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले जब आप अर्निंग शुरू करते हैं तो लाइफ में सेविंग तो एज ए हैबिट आपको शुरू करनी पड़ेगी। और सेविंग की हैबिट, कोई भी आदत हो, वो धीरे धीरे लगती है। तो जितना जल्दी उसे स्टार्ट कर दें उतना अच्छा है। और इस केस में खासकर जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स फाइनेंस के कोर्सेज में पढ़ते होंगे। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर कंपाउंडिंग का असर पड़ता है। कंपाउंडिंग आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट चीज है। तो जितनी जल्दी आप शुरुआत करें सेविंग्स की उतना अच्छा है। मेरे ख्याल से 20-21 साल की उम्र में अगर आप लोग नौकरी करना स्टार्ट कर देंगे तो उसी समय आप चाहे 10% ही हो, 20% ही हो, आप सेविंग जरूर करें और उस सेविंग को मीनिंगफुली इन्वेस्ट करें। अब मीनिंगफुली इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि उसमें रिस्क आप कितना ले सकते हैं और उस रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप फिर इन्वेस्ट करें। मैं एडवाइस ये करूंगा कि आपको शुरू में इक्विटी को जरूर समझना चाहिए और इक्विटी प्रोडक्ट्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो शुरू में इक्विटी रिस्की होता है, लेकिन कम उम्र में रिस्क लेना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप गलतियां भी करेंगे तो उससे सीख सकते हैं और आगे चल के अच्छा करेंगे। तो इक्विटी प्रोडक्ट्स और बाकी चीजों में भी आप शुरुआत कर सकते हैं और उस हिसाब से जितनी जल्दी शुरुआत करें उतना अच्छा है। कोई ऐसा मिनिमम अमाउंट है जहां से हमें इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए, और जब पहली सैलरी आए अगर निवेश का मन है तो करें क्या? देखिए, ऐसा है कि ऐसा कोई मिनिमम अमाउंट फिक्स तो नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा आप कितना भी कमाएं, अपने एस्पिरेशंस को इस हिसाब से रखें कि 10 से 20% बचत जरूर करनी चाहिए, चाहे कमाई कितनी भी कम हो। और दूसरा क्या है कि इन्वेस्टमेंट इतना जरूर होना चाहिए कि वो आपके लाइफ में कोई डिफरेंस लाए। वो इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि पैसा आए या जाए कोई अंतर नहीं पड़े, और इतना बड़ा भी शुरू में नहीं होना चाहिए जब आपको समझ बहुत ज्यादा नहीं है कि अगर उसमें लॉस हो तो आपको ज्यादा असर पड़े। तो कहने का मतलब कि इट शुड बी सिग्निफिकेंट इनफ, और वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में भी 20% आपकी सैलरी का हो सकता है। 20-21 साल की उम्र में अगर आप काम करना शुरू करते हैं तो 20-25% अगर आप बचाएं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इक्विटी का मुद्दा उठा है, आलोक आपसे समझना चाहूंगी, अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो बनाना है, 2 क्लियर ऑप्शंस हैं, या तो फिर हम डायरेक्टली निवेश करें या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करें। अब इन दोनों के फायदे और नुकसान क्या हैं? देखिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट अपने आप में एक काफी बड़ी स्टडी है और उसके लिए इक्विटी रिसर्च एनालिसिस फाइनेंस का भी एक स्पेशलाइजेशन है। तो आपको या तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए काफी स्टडी करना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा। ये बात मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे सामने MBA के स्टूडेंट्स बैठे हैं और इसमें से कुछ लोग आगे चल के इस फील्ड में अपना कैरियर बनाने का सोच सकते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड है और इसको कभी भी एमेच्योर बेसिस पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की समझ होनी चाहिए, आपको इसमें अकाउंट्स की समझ होनी चाहिए, आपको इसमें बैलेंस शीट अंडरस्टैंड करने की समझ होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, वो कभी न कभी किसी न किसी तरह से इक्विटी मार्केट्स पे असर जरूर डालता है। इवन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कंट्री में जो होते हैं, जैसे इलेक्शंस हैं, किसकी सरकार बन रही है, ये हर चीज मार्केट पे असर डालता है। आतंकवादी गतिविधियां हैं, ये भी मार्केट्स पे असर डालती हैं। आपने देखा होगा अमेरिकन मार्केट्स डाउन हो जाते हैं अगर कभी टेररिस्ट अटैक होता है। तो काफी वास्ट स्टडी है और उसके लिए काफी स्पेशलाइज्ड एफर्ट करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा समय लगाकर और थोड़ी पढ़ाई करके आप उसको धीरे धीरे शुरुआत उसमें कर सकते हैं। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते, मैं पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि उसमें आप ठीक से स्टडी नहीं कर पाते और आधा अधूरा ज्ञान कभी भी आदमी के लिए अच्छा नहीं होता। तो पार्ट टाइम स्टडी करके इन्वेस्ट नहीं कीजिए। अगर आप
इतना पढ़ना और इतना समझना अफोर्ड नहीं कर सकते तो बेटर है आपको एक्सपर्ट्स की राय माननी चाहिए। और जब भी आप एक्सपर्ट्स की राय के लिए जाते हैं तो मेरे ख्याल से वहां पे आप किसी भी फंड मैनेजर जो म्यूचुअल फंड है या जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स हैं उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। और जनरली अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए फंड मैनेजर का कैसा है, म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है और उसके हिसाब से आप अच्छा फंड चुन सकते हैं। आप अपने गोल्स देखिए किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड्स भी कई तरह के हैं, जैसे बैलेंस फंड होता है। बैलेंस फंड में क्या होता है कि थोड़ा इक्विटी और थोड़ा डेट वो मिला जुला करके करते हैं। तो इस तरह से कई तरह के फंड्स हैं। अपना गोल सबसे पहले आपको निर्धारित करना होगा और उस गोल के हिसाब से आप सही फंड का चुनाव कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए बहुत ही जरूरी है। कोई भी एम्पेरिकल स्टडी आज तक दुनिया में हुई है 100 साल, 50 साल, 40 साल, किसी भी समय को आप देख लीजिए, अगर वो लॉन्ग टर्म का टाइम है तो इक्विटी ने हमेशा बाकी सारे एसेट क्लास को हमेशा आउट परफॉर्म किया है। और इक्विटी ही एक ऐसी चीज है, गोल्ड जो है वो कम मिला जुला करके इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको रिटर्न देता है। लेकिन अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करना है और स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में, बिकॉज इमर्जिंग मार्केट्स में इन्फ्लेशन जनरली एक क्रोनिक प्रॉब्लम होता है, तो इंडिया जैसी कंट्री में अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है और किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का पहला गोल होता है कि आपको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके हिसाब से इक्विटी इन्वेस्टमेंट सबसे जरूरी है। और वो फंड मैनेजर के हिसाब से आप कीजिए, एक्सपर्ट्स की राय के हिसाब से कीजिए, अगर खुद उतना टाइम देना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो। अभी तक किसी के पास कोई सवाल है? सर, आपने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि जो मार्केट है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है। जैसे गवर्नमेंट चेंज हो जाती है या गवर्नमेंट नहीं आती है तो उसकी पॉलिसीज पे डिपेंड करती है। सर, अभी जो चुनाव हुए थे जिसमें मोदी जी पीएम बने हैं, उसमें किसी को अंदाजा नहीं था कि गवर्नमेंट मोदी जी की आ जाएगी, बीजेपी की आ जाएगी, एनडीए की। बट सर, काफी लोगों ने सोचा था कि किसी और की गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट चेंज होगी, सीधे मोदी जी की आ गई। उस पर मार्केट का सर क्या रिएक्शन रहा होगा? देखिए, पहले तो ये कहना कि किसी को अपेक्षा नहीं थी कि मोदी की सरकार बनेगी, ये उचित नहीं है। कुछ लोगों को अपेक्षा जरूर थी, क्योंकि मार्केट्स अगर आप देखेंगे मोदी के आने से पहले ही मार्केट्स काफी रैली कर चुकी थी, तो एक्सपेक्टेशन तो था। कई सारे पोल्स हुए थे, अंदाजा लगाया गया था, उसमें था। हाँ, ये शायद बहुत कम लोगों को अंदाजा था कि मोदी को पूर्ण बहुमत आएगा। तो जो पूर्ण बहुमत आया उसमें सरप्राइज हुआ और उस सरप्राइज के चलते मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी मार्केट्स में अच्छी खासी रैली हुई। उसके बाद लोगों की अपेक्षाएं थी उस सरकार से कि सरकार बहुत ही जल्दी हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगी। मेरे ख्याल से वो चीज पूरा नहीं हुआ। उसके चलते मार्केट्स ने फिर वापस करेक्शन किया। और अगर आपको ध्यान है तो सेंसेक्स 30,000 के लेवल तक चला गया था, निफ्टी 9,100, 200 के लेवल तक चला गया था। वो अभी करेक्ट करके अराउंड 7,800, 7,900 निफ्टी है और सेंसेक्स 25,000 के आसपास है। तो मोदी के आते ही या आने के पहले मोदी से बहुत सारी आशाएं थी और बहुत ज्यादा आशाएं थी। और मोदी को जब पूर्ण बहुमत मिला तो लोगों को लगा कि अब हमारी समस्याओं का समाधान बस अब हो गया, 6 महीने में हो गया, 1 साल में हो गया। लेकिन यथार्थ में चीजों को बदलना खासकर इस देश में उतना आसान नहीं है। तो मोदी उस चुनौती से अभी भी लड़ाई कर रहे हैं और इसलिए मार्केट में थोड़ा करेक्शन आया है। लेकिन गवर्नमेंट का हमेशा असर पड़ता है, बिकॉज गवर्नमेंट आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है, फाइनेंशियल पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है इस कंट्री में, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट कैसा काम करेगी वो अंदाजा लगा करके मार्केट उससे ऊपर या नीचे होता है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सवाल यहाँ पर अब जो करना चाहूंगी वो कि चलिए गोल की बात हो गई, इक्विटी में कैसे निवेश करना है इसकी भी बात हो गई। लेकिन अक्सर हम अगर हम म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं, अगर हम खुद निवेश करना चाहते हैं तो चैनल्स पे सुनते रहते हैं कि सेक्टर देखो, कंपनी देखो। कब ऐसा होता है कि हम सेक्टर्स पर ध्यान दें और कब ऐसा होता है कि कंपनी पर ध्यान दें? सेक्टर्स के ध्यान देकर के जब कहते हैं कि टॉप डाउन या फिर बॉटम्स अप जो अप्रोच है, उन दोनों को कब इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, जब भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है और इंडस्ट्री स्पेसिफिक पॉलिसीज फॉर्मुलेट होती हैं, स्पेशली जब भी कोई नई सरकार आती है तो जनरली वो बहुत सारी इंडस्ट्री जो पैथेटिक स्टेट में है वो उनको एड्रेस करने के लिए या उनके क्रोनिक प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चरल स्टेप्स लेती हैं। तो जब भी उस तरह का माहौल होता है तो उस समय आप टॉप डाउन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टॉप डाउन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं जहां पे
पैसा डालने से आपकी बढ़ोतरी काफी ज्यादा हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए बैंकिंग में काफी प्रॉब्लम चल रहा है पिछले 2 साल से। अभी सरकार ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है वो स्टेप्स एडिक्वेट हैं या नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि बैंकिंग में 2 साल से प्रॉब्लम चल रहा था और गवर्नमेंट ने काफी कुछ अभी किया है पिछले 6 महीने में, तो आप बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे कि हमें बैंकिंग के शेयर्स में पैसा लगाना है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि बैंकिंग के क्षेत्र में लगाना है, उसी तरह से दूसरा एग्जांपल मैं शुगर का दे सकता हूं। शुगर इंडस्ट्री पिछले 5 साल से बहुत खराब हालत में है। कई बार गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज ले आती हैं जिससे कि लगता है कि ये जो क्रोनिक प्रॉब्लम चल रहा था पिछले कई सालों से वो शायद ठीक हो जाएगा। या एकाएक मान लीजिए ब्राजील में शुगर केन की फसल खराब हो गई और आपको लगता है कि उसके चलते प्राइसेज बढ़ेंगे तो फिर शुगर इंडस्ट्री अच्छा करेगी। तो उस केस में आपने इंडस्ट्री पहले डिसाइड किया और उसके बाद आप देखते हैं कि उसमें लीडिंग कंपनीज कौन कौन सी हैं। तो उसमें जो 2-3 जो लीडिंग कंपनीज हैं उनमें अक्रॉस द कंपनीज आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसको हम लोग टॉप डाउन कहते हैं। मतलब कि सबसे पहले आपने कंट्री की हालत को देखा, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को देखा, उसके बाद आपने इंडस्ट्रीज को डिसाइड किया और इंडस्ट्रीज को डिसाइड करने के बाद फिर आप नीचे आते हैं उसमें कौन सी कंपनी में पैसा डालना है। बॉटम्स अप हो गया कि आप इंडस्ट्री की परवाह नहीं करते, आप देश की परवाह नहीं करते, आप कोई भी स्मार्ट बिजनेसमैन को पहचानते हैं, आप उसको देखते हैं, उसको जानते हैं और आप उस पर बेट लगाते हैं कि ये बिजनेसमैन अच्छा है, ये प्रमोटर अच्छा है, इसकी कंपनी बहुत दूर तक जाएगी। तो उसके बाद आप उसकी कंपनी का बैलेंस शीट एनालाइज करते हैं, वो किस फील्ड में काम कर रहा है, उसकी स्केलेबिलिटी देखते हैं और उसके बाद उसके फाइनेंशियल्स आप देखते हैं और आपको लगता है कि चाहे कुछ भी हो ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी। खराब टाइम में थोड़ा कम अच्छा करेगी, अच्छे टाइम में बहुत ज्यादा अच्छा करेगी कंपेयर टू अदर कंपनीज। तो फिर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसको हम बॉटम्स अप बोलते हैं। उसमें कंपनी आप पहले देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कंपनी क्या काम कर रही है, किस इंडस्ट्री में है, उस इंडस्ट्री का स्कोप, उसकी स्केलेबिलिटी, इन सारी चीजों को देख करके फिर आप इन्वेस्ट करते हैं। तो बॉटम्स अप हो गया। एमबीए स्टूडेंट जो फाइनेंस में एक्सपर्टाइज करना चाहते हैं ये लोग बॉटम्स अप कर सकते हैं। बॉटम्स अप ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ज्यादा रिस्की होता है। टॉप डाउन इवन कोई जर्नलिस्ट है जो कि जनरल इकोनॉमी समझता है, जनरल गवर्नमेंट की पॉलिसी समझता है, वो भी ट्राई कर सकता है। टॉप डाउन जो होता है वो कम रिस्की होता है क्योंकि एक तो इंडस्ट्री को समझना उतना मुश्किल नहीं है जितना किसी छोटी सी कंपनी को समझना। दूसरा इंडस्ट्रीज का ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है। तो जो आदमी कम रिस्क लेना चाहता है वो टॉप डाउन कर सकता है कि इस इंडस्ट्री में पैसा लगाना है, उस इंडस्ट्री में फिर जो उस इंडस्ट्री की जो लीडिंग कंपनीज हैं, लीडिंग कंपनी होने का मतलब क्या होगा कि दे हैव गॉट अ बिग ट्रैक रिकॉर्ड बिहाइंड देम। तो बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गॉट अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड, सो जजिंग देम दैट वो अच्छी कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए, दैट वुड बी क्वाइट इजी। तो फिर आप उसमें पैसा लगाएं। तो जो कम रिस्क लेना चाहते हैं और फाइनेंस की बहुत ज्यादा समझ नहीं रखते वो टॉप डाउन सोच सकते हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं वो बॉटम अप सोच सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें मैं इस कैविट के साथ कहना चाहूंगा कि जब तक आप समय नहीं दो, टॉप डाउन हो या बॉटम अप हो, दोनों में बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा सोच समझ लगाने की जरूरत होती है। और जब तक अगर आप उतना टाइम नहीं दे पाए और आप उतने सीरियस नहीं हो, ऑलवेज गो थ्रू एक्सपर्ट्स एडवाइस, गो थ्रू अ म्यूचुअल फंड और थ्रू अ फंड मैनेजर्स फंड। सवाल है यहाँ इस वक्त किसी का, कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा ऐसा सेक्टर हो कि जिसमें उस मतलब इलेक्शन के वजह से जाए इफेक्ट ना पड़े। सवाल ये है कि अगर इलेक्शन के वक्त किसी ने डिसाइड कर लिया इलेक्शन के पहले निवेश करने के लिए, तो क्या कौन से ऐसे इंडस्ट्री या फिर सेक्टर हो सकते हैं जहां पर इलेक्शन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, एक तो अगर आपको रिस्क कम लेना है तो इलेक्शन के जस्ट पहले इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट आपने बिहार इलेक्शन देखा, दिल्ली इलेक्शन देखा, इवन लोकसभा का इलेक्शन देखा। इलेक्शन के रिजल्ट को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो कोई भी इवेंट के पहले अगर आपको लगता है कि इस इवेंट के बाद या तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगा या बहुत नीचे जाएगा, क्योंकि इवेंट्स जो होते हैं वो बाइनरी होते हैं, या तो बीजेपी जीतेगी या बीजेपी हारेगी। तो अगर इस तरह का रिजल्ट आएगा तो डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट, और जो कि प्रेडिक्ट करना किसी के लिए भी आसान नहीं है, मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है और आपकी अपेक्षा के अगेंस्ट में जा सकता है। इसलिए पहली सलाह तो यह है कि अगर आप रिस्क एवर्स हो और रिस्क ज्यादा नहीं लेना, तो इस तरह के इवेंट्स के पहले आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको करना ही है तो कई सेक्टर ऐसे हैं जिन पे इलेक्शन के रिजल्ट से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, वो कंजम्पशन के सेक्टर्स हैं। जो कंजम्पशन का मतलब हुआ कि हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं, जैसे एफएमसीजी हो गया, आई होप कि आप लोगों को एफएमसीजी सेक्टर की समझ होगी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो उसमें क्या है, जैसे तेल, साबुन, क्रीम, कंघी, ये सब आप हमेशा खरीदते रहते हैं, चप्पल आप हमेशा खरीदते रहते हैं, उसका सरकार के आने जाने से कोई खास असर नहीं पड़ता। तो ऐसे शेयर्स में फार्मास्यूटिकल्स, एवरग्रीन इंडस्ट्री बोलते हैं, आपके बीमार होने का सरकार के आने जाने से कोई रिलेशनशिप नहीं है, लोग बीमार पड़ते ही हैं
और दवाओं का कंजम्पशन हमेशा होता ही है। तो ऐसे जो सेक्टर्स हैं जिनका ग्रोथ सरकार पे बहुत कम डिपेंड करता है, ऐसे सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कंपनी लाइक हिंदुस्तान लीवर हो गया, आईटीसी हो गया, फिर मैरिको हो गया, फिर आप फार्मास्यूटिकल में डॉक्टर रेड्डी लैब हो गया, सन फार्मा हो गया, इस तरह की कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो इवेंट्स आते और जाते रहेंगे। अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ और जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है वो कंपनी कैसा कर रही है, आपके इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए, उसको हम लोग पंटिंग बोलते हैं या स्पेकुलेशन बोलते हैं, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए करना है कि इलेक्शन के पहले किया और इलेक्शन का रिजल्ट आया और बेच करके बाहर निकली, तो वो पंटिंग और स्पेकुलेशन है। तो उसमें पढ़ाई लिखाई की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो तो अंदाजा लगाने वाली बात है। और इस एज में मैं आप लोगों को स्ट्रांगली उसके अगेंस्ट में एडवाइस करूंगा, स्पेकुलेशन अवॉइड कीजिए। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमारी चर्चा जारी रहेगी ब्रेक के बाद भी। इससे पहले हम आगे बढ़े, मेरा आप सबसे एक सवाल है, इस वक्त आपका कोई इमीडिएट गोल है जो आपको अचीव करना है? एजुकेशन लोन लिया है, वापस करना है? I am Soumya Kashyap from MBA. Yes, I have taken education loan. Okay, So I have to, after 2 years, I have to pay that return. ओके, तो ये एक इमीडिएट गोल है इनके सामने। आप दोनों से ये सवाल करूंगी। पहले आलोक आपसे सवाल करती हूँ कि क्योंकि 2 साल का ही वक्त है, नौकरी शुरू करने के बाद क्या करना चाहिए इनको कि ये इस गोल को अचीव कर पाएं? देखिए, अभी हमने कंपाउंडिंग के इफेक्ट की बात की। कंपाउंडिंग बहुत ही वंडरफुल चीज है। अगर ये आपके फेवर में है तो ये आपका फ्रेंड है, और अगर ये आपके अगेंस्ट में है तो आपका सबसे बड़ा एनिमी है। जब आप लोन लेते हो तो कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट में काम करता है, और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करता है। तो सबसे पहला काम करना चाहिए कि जब आप कमाना शुरू कीजिए तो ये जो कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है, इसका मुकाबला कीजिए और इसको खत्म कीजिए। तो उसके लिए लोन आपको जल्दी से जल्दी पे बैक करना चाहिए, और फिर आपको सेविंग्स की सोचनी चाहिए। क्योंकि अगर आप फिक्स इनकम प्रोडक्ट में अगर आप डालते हैं पैसा, कम रिस्क का डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालते हैं, तो आपको जो भी रिटर्न मिलेगा एजुकेशन लोन पे आप हमेशा उससे ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आप 8% पे आप पैसा बैंक में डालो और 12% आप एजुकेशन लोन पे कर रहे हो उस समय। तो सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप एजुकेशन लोन को पे बैक कीजिए। सर, स्टार्टिंग में तो जॉब जो है वो लगेगी, बट सैलरी उतनी मिनिमम ही रहेगी, स्टार्टिंग सैलरी। देखिए, लाइफ में क्या है कि किसी को जिसको भी आगे बढ़ना है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे थे सर, एंटरप्रेन्योर्स का बेसिक क्वालिटी क्या होता है कि दे डिले ग्रेटिफिकेशन। जो जिंदगी की जो खुशियां हैं आम आदमी जो खोजता है वो उसको डिले करते हैं। सो एक त्याग की भावना होती है उनको कि आज हम ये मौज मस्ती नहीं करके हम 5 साल बाद करेंगे, आज हम सेविंग करते हैं। ऐसे लोग फाइनेंशियली ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो जरूरतें तो हम सबकी हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना है। एक और चीज, जैसे कि हम लोग कमाने लगते हैं तो पैसे को कहां पे खर्च करते हैं। जैसे आपने कार में लगाया, आपको समझना जरूरी है, एसेट्स भी 2 तरह के होते हैं, एप्रिसिएटिंग एसेट्स एंड डेप्रिसिएटिंग एसेट्स। कार जो आप 5 लाख की खरीदती हैं, 5 साल के बाद उसका वैल्यू 1 लाख या 50,000 रुपए रह जाता है, और वही 5 लाख अगर आप किसी और जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो 5 साल के बाद शायद 8 लाख या 9 लाख रुपए होगा। तो चॉइस इज योर्स। पैसा तो सबके पास लिमिटेड है, लेकिन स्पेशली यंग एज में अगर आपने थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया अपने फ्यूचर के लिए, देन इट विल बी बेटर। और हम सबको ये चॉइसेस बनाना पड़ता है, और उसमें हमारा फ्यूचर का लाइफ उससे निर्धारित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज वक्त निकालने के लिए और ये सारी चर्चा करने के लिए। काफी इंटरेस्टिंग बातचीत हुई। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। हमारी तरफ से नमस्कार।